नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। बिना मुद्दे भारत बंद, मोदी विरोध में भारत को बांग्लादेश बनाने का ट्रेलर आज आ गया क्या? भारत बंद के नाम पर बांग्लादेश वाली साजिश, राकेश टिकैत ने ही कैसे पोल खोल दिया, आज ये भी दिखाऊंगा। बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लगाने वाले थे आंदोलनकारी, मोदी विरोध में और क्या क्या होगा इस देश में। आरक्षण पर एससी एसटी ओबीसी को भड़काने वालों का काला सच बताने वाला कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा, मिस मत कीजिएगा। इसके बाद बात होगी बंगाल की। गजब ही हुआ है, गवर्नर ने आज वो कह दिया जो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देगा क्या? ममता का इस्तीफा या राष्ट्रपति शासन? बंगाल की पब्लिक ने कैमरे पर क्या फैसला सुनाया है, यह भी दिखाऊंगा। और कोलकाता कांड के बाद टीएमसी में अलग थलग पड़ने लगी हैं क्या ममता बनर्जी? वो रूल बुक जो बताएगी कि मोदी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या नहीं, आज इसका चैप्टर भी होगा। और फिर बात होगी सुप्रीम कोर्ट के जज पर हमला करने के लिए इकट्ठा क्यों हो गई हजारों की भीड़। पाकिस्तान की संसद में वो घुस गए जिनके बारे में सुनकर आपको शौक लगेगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरें, आज के टॉप 10 वायरल वीडियोस और उसके बाद पहला चार्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने अपने पिता और परिवार को कार से कुचलने की कोशिश की। वायरल हो रहे वीडियो में एक काले रंग की एसयूवी सड़क के किनारे खड़ी सफेद रंग की एसयूवी पर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आती है और उसके बाद लौटती है। इस दौरान एक शख्स काली एसयूवी के नीचे दबा रहा। काले रंग की एसयूवी का ड्राइवर करीब 100 फीट तक उसे घसीटता चला गया। आप तस्वीर देखिए। और जब एसयूवी ने यू टर्न लिया तब उसके नीचे दबा शख्स सड़क पर बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, यू टर्न लेने के बाद काले रंग की एसयूवी तेज रफ्तार से वापस आई और उसने दोबारा सड़क के किनारे खड़ी सफेद एसयूवी को सामने से टक्कर मारते हुए पीछे धकेल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सफेद एसयूवी के पीछे बाइक पर बैठे दो लोग भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे से गुस्साए लोगों ने काले रंग की एसयूवी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, उसके शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने पिता की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर पटना में भारत बंद के दौरान एक पुलिस वाले ने प्रदर्शनकारी समझकर एसडीएम पर ही लाठी बरसा दी। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहे पर एसडीएम एक ठेले पर चल रहे जनरेटर को बंद करवा रहे थे। तभी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रहे एक पुलिसकर्मी ने एसडीएम पर ही लाठी चला दी। हालांकि गलती का एहसास होने पर पुलिस के अधिकारियों ने और जवानों ने इस पर खेद भी जताया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, बिना मुद्दे भारत बंद, मोदी विरोध में भारत को बांग्लादेश बनाने का ट्रेलर आ गया आज। भारत बंद के नाम पर बांग्लादेश वाली साजिश, राकेश टिकैत ने ही कैसे पोल खोल दी। बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लगाने वाले थे आंदोलनकारी, मोदी विरोध में और क्या क्या होगा इस देश में। और आरक्षण पर एससी एसटी ओबीसी को भड़काने वालों का काला सच बताने वाला कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा। नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर विपक्ष की पॉलिटिक्स किस लेवल तक नीचे जाएगी, इस पर अगर आप किसी से शर्त लगाइएगा बॉस, तो शर्तिया हार जाइएगा, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता कि ये सब कहां जाकर रुकेगा। भारत इकलौता ऐसा देश होगा दुनिया में जहां सीए का जिनसे लेना देना भी नहीं है वो भी विरोध कर देते हैं। एनआरसी आती नहीं है लेकिन सड़क छेक ली जाती है। और आज तो भारत बंद के नाम पर वो हो गया कि आप माथा पीट लेंगे। 2024 के चुनाव में जिनको ये भ्रम फैलाने का चस्का लग चुका है कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, वो अब इसका पार्ट 2 ले आए। और आज देश में जो जो हुआ उसको देखकर लोग यही पूछ रहे हैं कि ये बिना मुद्दे का भारत बंद क्या बांग्लादेश बनाने का ड्रेस रिहर्सल था? क्या भारत की सड़कों पर बांग्लादेश जैसे हालात बनाने का ट्रेलर था? ये सवाल क्यों उठ रहा है, आज आपको विस्तार से बताऊं। आज इस चैप्टर में ऐसी ऐसी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भविष्य में कितना बड़ा खतरा भारत के सामने खड़ा है। यह नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है बॉस, ये देश के लिए बड़ा मसला है। ये याद रखिए कि कई संगठनों ने आज इसी आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद की कॉल दी थी और इसका कितना असर हुआ कितना नहीं हुआ ये तो बाद की बात है।
लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले आरक्षण वाली बात पर ही बांग्लादेश जला था। यहां तो कुछ लोग कहते ही रहते हैं कि भारत का हाल भी बांग्लादेश वाला हो जाएगा। राकेश टिकैत जैसे लोग जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे आगे थे, वो तो अब ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर संसद की तरफ घुमा देते तो उस वक्त ही भारत में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता। इसी से सवाल उठ रहे हैं कि आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से सुनियोजित तरीके से लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कहा गया, वो भी बिना किसी मुद्दे के, क्या यह सब करके कोई टेस्टिंग चल रही है? क्योंकि जिस मुद्दे पर आज भारत बंद बुलाया गया था, जिस मुद्दे पर विरोध हो रहा था, वो मुद्दा तो था ही नहीं। बिना मुद्दे के कैसे दिन भर बवाल कटा है देश में, जरा इसकी एक झलक देखिए, फिर आपको विस्तार से एक एक चीज समझाऊंगा। अभी इन सारी तस्वीरों की डिटेल भी दिखाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यह सारा बवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें कोटा के अंदर कोटा के विकल्प की बात हुई। विपक्ष माहौल बना रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मोदी सरकार छीन लेगी और इसलिए पब्लिक सड़क पर आई। लेकिन यह मुद्दा क्यों नहीं है, इसकी डिटेल जानने से पहले जरा देश भर का हाल देखिए कि बिना मुद्दे वाला भारत बंद कैसा था। आज भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा बवाल बिहार में कटा है। पटना के डाकबंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। हालांकि पुलिस ने पहले से ही भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पहले पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन काफी समझाने पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं मानेंगे, ना हम तो नहीं मानेंगे, तो पुलिस ने फिर दिया लाठीचार्ज किया और खदेड़ना शुरू कर दिया। सुनिए लाठीचार्ज के आरोपों पर पटना सदर के एसडीएम ने क्या कहा। नहीं, किसी प्रकार का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, तो हम जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उसके बाद हम खदेड़ दिए। बिहार के गोपालगंज में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बच्चों से भरी स्कूल बस को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आप सोचिए बॉस, बस के नीचे देखिए आग लगी हुई है, अंदर बच्चे बैठे हुए। कुछ लोगों ने बस को रोक दिया और उसमें आग लगाने की कोशिश करने लगे। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासन के लोगों की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा टल गया और बस को प्रदर्शनकारियों के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, बच्चे बैठे हैं बस में और ये देखिए नीचे आग लगा रहा है। इसको दिख नहीं रहा है कि अंदर बच्चे बैठे हुए हैं? मतलब मोदी विरोध में बच्चा भी जला दोगे क्या? क्या लेवल रह गया इस देश में पॉलिटिक्स का, मुझे समझ में नहीं आता। और वो भी बिना मुद्दे के भारत बंद कर रहे हो और बच्चों की बस जलाने पर आ गए हो। कुछ तो ये और कहा जा रहा है कि भाई वहां टायर जल रहा था, उसके ऊपर से बस निकल रही थी। अरे तो भाई, तो बस को पहले ही रोक के बताना था ना कि वहां पे जो है वो आग लगी हुई है। राजस्थान के जोधपुर में भी बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। जोधपुर के बालेसर इलाके में बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने जबरन दुकानों को बंद करवा दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कपड़े बनाने वाले एक दुकानदार के साथ धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से गर्म तेल गिरने से दुकानदार के हाथ पैर झुलस गए, जिससे गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। वहीं अजमेर में भी बंद के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पर जाकर खत्म हुई। जयपुर में भी बंद के समर्थक मार्च निकालने के लिए अल्बर्ट हॉल के सामने इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने अल्बर्ट हॉल से लेकर जयपुर चार दीवारी तक मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखी। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से ये लोग रैली के रूप में निकले और अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ पर इकट्ठा हुए। अब जयपुर के परकोटे की तरफ इन्होंने कूच किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुरक्षा के एहतियात प्रबंध यहाँ पर है। एसटीएफ फोर्स लगाई गई है, आरएएफ लगाई गई है, साथ ही साथ राजस्थान पुलिस है, आरएसी है और सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहाँ पर नजर आते हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार ये लोग आगे बढ़ते हुए उसी दौरान जो प्रदर्शन हो रहा है उसी दौरान बात करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रदर्शन है, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके विरोध में है, जो इन्होंने कोटे में कोटा किया उसका विरोध है। जयपुर में प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग।
हालांकि मार्च में कुछ ऐसे लोग भी शामिल नजर आए जिन्हें ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई जानकारी थी, ना ही बंद का मकसद पता। आप भी मार्च में शामिल लोगों को सुनिए जरा। अभी तो मुद्दा क्या था उस पर आऊंगा, लेकिन जो गए हैं उनको भी नहीं पता कि वो वहां क्यों आए हुए हैं। इसका तरीका गलत है। ये संसद के अंदर होना चाहिए। 341 संविधान ये कहता है कि सामाजिक आधार के ऊपर किया गया आरक्षण है, इसको और अन्यथा किसी प्रकार से नहीं कर सकते, और केंद्र सरकार ही इसकी सूची बना सकती है। इसमें राज्यों को जो अधिकार दिया गया है उसके ऊपर हमारा विरोध है। क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल जो एक्ट लागू किया है उसके हम विरोध में हैं। जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज लागू होनी चाहिए। आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या छेड़छाड़ हो रही है, समझाइए ना, किस बात का विरोध है? बताओ। जातिवाद का है। तो इसमें जातिवाद कहाँ है? ये तो अलग मैटर है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण भी तो खत्म कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सुन लिया आपने, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है आगे बताऊंगा। दूसरे राज्यों में भले ही भारत बंद का कुछ असर दिखा, लेकिन यूपी के ज्यादातर इलाकों में बंद बेअसर रहा। हालांकि लखनऊ में कुछ लोग प्रदर्शन के लिए हजरतगंज चौराहे के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरक्षण पर आए फैसले को केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत बताया और आरक्षण के समर्थन में ऐसी दलीलें दी कि सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये कुछ लोगों की एक सोची समझी राज्य इस समय, चूंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही लग रहे हैं ऐसा आभास हो गया है। कई ऐसे निर्णय आ गए हैं, क्योंकि ये निर्णय अगर इस तरह का कोई आदेश होना चाहिए। भाई आरक्षण हमारा भीख नहीं है, एक समझौता है गांधी जी के साथ, तो आरक्षण भीख तो हमारा है नहीं। तो जब तक आरक्षण जब हम समझौता रहेगा, हमारा देश अलग कर दे, हमारी सेना अलग कर दे, हमारा राज्य अलग कर दे, हम आरक्षण नहीं मांगेंगे। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस निर्णय को पुनः आप संज्ञान में लेते हुए वापस ले। क्यों? कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। वहीं यूपी के बदायूं में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर बंद के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक जुलूस निकाल रहे लोगों को जब एक मिठाई की दुकान खुली दिखी तो उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई और दुकान में रखा सामान उठाकर फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही हंगामा खड़ा कर रहे लोग भाग खड़े। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आगरा से भी आईं। वहां भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक दुकान खुली देखकर लूटपाट शुरू की, जिसके बाद इलाके के दुकानदारों ने खुद लाठी डंडे उठाकर मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने भारत बंद के समर्थन में रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जबरन दुकानों को बंद कराना शुरू किया और कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान कई लोगों के हाथों में डंडे लेकर बवाल करते हुए वो कई लोग नजर आए। उधर गुजरात के बोटाद में भी भारत बंद के दौरान रैली निकली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए डीएम के दफ्तर में जाकर आरक्षण पर आए फैसले को वापस लेने की मांग का ज्ञापन सौंपा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रदर्शनकारियों ने मालगाड़ी को रोक दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया। यानी पूरा बवाल काट दिया देश में। लेकिन जब आप सुनेंगे कि भाई किस मुद्दे को लेकर इतना बवाल किया गया, तो आप माथा पकड़ लें, क्योंकि मुद्दा तो कुछ था ही नहीं। बिना बात का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन हो रहा है, भारत बंद हो रहा है। मुद्दा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें सिर्फ सुझाव दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, सुझाव दिया, कोई बाध्यता नहीं थी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फैसले में कि राज्य चाहें, यह नहीं कि राज्य को करना है, राज्य चाहें तो कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी यह राज्यों को सुझाव दिया गया कि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो लोग दलितों आदिवासियों में पिछड़े रह गए उन्हें अगर अलग से सपोर्ट किया जाए तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे ऐसा ट्विस्ट दे दिया जैसे आरक्षण पर ही संकट आ गया है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर कही थी कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न हो चुके हैं या कई पीढ़ियों के बाद आज की पीढ़ी ज्यादा सशक्त है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रही है, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्हें दूसरों को भी हक देने की जरूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात कही। लेकिन यह भी एक सुझाव था जिस पर सरकार ने भी क्लियर कर दिया था कि क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान
अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में लागू ही नहीं होगा। अच्छा, यह भी ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दलित सांसदों से मिले, उनकी चिंताओं को सुना, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई और यह क्लियर कर दिया गया था कि क्रीमी लेयर का फैसला लागू ही नहीं होगा। और यह सब भारत बंद से बहुत पहले हो चुका है। 9 अगस्त को इस मुद्दे पर बीजेपी के 60 से 70 सांसद पीएम मोदी से मिले थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा था। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर यानी सब क्लासिफिकेशन का प्रोविजन लागू नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में भी यह फैसला हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट में इस मुद्दे पर काफी चर्चा के बाद मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि संविधान के अनुसार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और संविधान के अनुसार ही एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था होगी। यानी जैसी व्यवस्था चली आ रही है, सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, यह क्लियर किया जा चुका है। फिर भी भारत बंद किस बात का बॉस? एक बार सुनिए कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी क्रीमी लेयर तो लागू नहीं होगा, यह पहले से क्लियर हो चुका था। लेकिन जहां तक कोटे के अंदर कोटा की व्यवस्था लाने की बात हुई थी, उसमें कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि बिहार में एनडीए में शामिल 2 पार्टियां, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, दोनों का अलग अलग स्टैंड है। दोनों दलित राजनीति करते हैं। दलित राजनीति करने वाले चिराग पासवान कोटा के अंदर कोटा का विरोध कर रहे हैं, तो महादलित की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं। एक बार सुनिए जीतन राम मांझी को। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं, वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूं कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो, ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है। अब भले ही कोटे के अंदर कोटा वाली व्यवस्था को लेकर बहस हो रही है, लेकिन यह भी तो एक सुझाव ही था जिसमें राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो ऐसा वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन बॉस, जब मोदी सरकार ऑलरेडी क्लियर कर चुकी कि पुरानी ही व्यवस्था चलती रहेगी, तो कौन बात का भारत बंद हो रहा है भाई? बीजेपी के राज्य भी पुरानी व्यवस्था ही पर चलेंगे। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं बदलेंगे कुछ, तो बीजेपी शासित राज्य कैसे बदल देंगे? इंडी गठबंधन तो विरोधी कर रहा है, तो उसके राज्य में लागू ही नहीं होगा। तो जब हर कोई विरोधी कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने को तैयार नहीं है, कोई राज्य समर्थन कर ही नहीं रहा है, तो भारत बंद किस बात का किए हो? यही तो पब्लिक पूछ रही है। ये तो वही ममता बनर्जी वाला हाल हो गया कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी गृह मंत्री, ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन बंगाल के सड़क पर न्याय मांगने उतरी किससे? वैसे ही कोई फैसला लागू ही नहीं हो रहा है, क्लियर किया जा चुका लागू नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए भारत बंद हो रहा है। किस बात का भारत बंद का क्या मतलब? यही बात केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी पूछ रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको कुछ डेटा दिखाता हूं और इनकी पॉलिटिक्स समझाता हूं। एससी एसटी के सांसदों को जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के एमपी भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर एससी एसटी में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। जब सब कुछ क्लियर है तो फिर बवाल किया क्यों जा रहा है और विपक्ष वाले इसको हवा क्यों दे रहे हैं? जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तानशी सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।
अखिलेश यादव को नहीं पता है कि सरकार कह चुकी है कि नहीं, हम ये नहीं लागू करेंगे, जो जैसा सिस्टम चल रहा है आरक्षण का चलता रहेगा। तो फिर ये क्या है? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो SC ST में वर्ग विभाजन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हैं। किस बात का? जब कोई लागू ही नहीं कर रहा तो आप क्या समर्थन कर रहे हैं? मायावती ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस आदि पार्टियों की आरक्षण विरोधी साजिश है। सरकार से मांगे कि संविधान संशोधन लाकर आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म किया जाए। यानी आरक्षण के मुद्दे पर इंडी गठबंधन और बाकी पार्टियां जबरदस्त माहौल बना रही हैं। इन पार्टियों को शायद ये लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी, खत्म कर देंगे मोदी का माहौल बनाकर बीजेपी को डेंट किया, वैसे ही दोबारा मौका मिलेगा। अच्छा, कितनी पब्लिक सड़क पर आ रही है ये अलग पता चल जाएगा। लेकिन आपको इंडी गठबंधन की सच्चाई भी बताऊंगा कि इन लोगों ने अपने अपने राज्य में क्या किया। जो SC ST OBC के लिए आज छाती पीट रहे हैं, इन्होंने क्या किया SC ST OBC के लिए, और मोदी ने क्या किया है, आज आपको यह कंपैरिजन दिखाऊं। लेकिन पहले यह भी समझ लीजिए कि यह पूरी लड़ाई वोट बैंक को लेकर। देश में SC ST का बड़ा वोट बैंक है। करीब 25% आबादी इस वर्ग के तहत आती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडी गठबंधन के पास ये दोनों वोट बैंक एक मुश्त नहीं थे। इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा NDA के पास था, इसलिए SC ST आरक्षण के मुद्दे पर इंडी गठबंधन इतना हाथ पैर मार रहा है। अगर आप इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह झूठ और भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे और इसमें अगर आप SC वोट देखेंगे, शेड्यूल कास्ट का वोट, तो वो NDA को गया 41% वोट शेड्यूल कास्ट का गया और इंडी अलायंस को गया 25%। अगर आप 2024 का चुनाव देखेंगे, 2024 का, तो 2024 में NDA का वोट जो है वो 36% रह गया शेड्यूल कास्ट का और इंडी अलायंस का वोट जो है वो बढ़कर हो गया 32%। क्यों? तब भी यही माहौल था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इनको लगा कि बॉस ये तो डेंट कर रहा है, काम आ रहा है भाई, भले 5% घटा, लेकिन घटा ना, और बोलो और बोलते जाओ, हो सकता है असर दिखाए। इसी तरह से अगर आप शेड्यूल ट्राइब का वोट देखेंगे कि 2019 में किसको कितना वोट मिला, शेड्यूल ट्राइब का वोट NDA को गया था 2019 में 45% और इंडी अलायंस को गया था 37%। ये शेड्यूल ट्राइब का बता रहा। लेकिन 2024 के चुनाव में देखिएगा, शेड्यूल ट्राइब का जो वोट है NDA के लिए वो बढ़ गया, वो 51% हो गया और जो इंडी अलायंस का वोट है वो 31% पे आ गया। तो इसलिए SC ST की बातें झूठ और भ्रम की राजनीति चल रही है। विपक्ष को लगता है कि यह नैरेटिव विधानसभा चुनावों में भी हिंदुत्व की काट साबित हो सकता है और यह बात बीजेपी भी जानती है। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की प्रकाशता में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंडी गठबंधन आज दलित आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बन रहा है, राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार में हिसाब मांगते हैं ना कि सरकार में बड़े बड़े पदों पर कितने SC ST OBC। आज राहुल गांधी को भी देखना चाहिए कि जब UPA सरकार थी तब बड़े पदों पर कितने SC ST थे। ये आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा SC ST के लिए इन्होंने किया क्या और नरेंद्र मोदी ने किया क्या। लेकिन पहले बड़े पदों का हिसाब देखते हैं कि बड़े पद पर SC ST का क्या हिसाब है। जो सरकार के बड़े पद है SC ST कितने, आज आपको इसका डिटेल देता हूं, सुनिए जरा। UPA सरकार में, UPA के समय अगर आप देखिएगा, जो SC ST अधिकारी थे, ये मार्च 2011 तक का डेटा आपको बता रहा हूं, मार्च 2011। इसमें अगर आप देखिएगा कुल सचिव कितने थे, कुल सचिव थे 149 कुल सचिव थे, सेक्रेटरी। SC वर्ग के कितने थे, SC वर्ग के थे बहुत 0, एक भी SC वर्ग का सचिव नहीं था 2011 तक। राहुल गांधी से कोई पूछे, आज पूछते हैं अपने जमाने में क्या किया 60 साल में,
एसटी सचिव, शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने सचिव थे बॉस? मात्र 4, जिसके अगर प्रतिशत निकालिएगा तो 2.68% आता है। तो 2%, 3% सचिव थे एससी एसटी कम्युनिटी से। कुल अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी देखिएगा, कुल एडिशनल सेक्रेटरी ये कितने थे भाई? ये थे 108, और इसमें शेड्यूल कास्ट के कितने थे? मात्र 2। 108 में मात्र 2% भी नहीं होता है। और शेड्यूल ट्राइब के कितने एडिशनल सेक्रेटरी थे? मात्र 2। बताएं राहुल गांधी, 2011 का डेटा बता रहा हूं, तब तक तो नरेंद्र मोदी आए भी नहीं थे। तो आज जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए छाती पीट रहे हैं, उनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ज्वाइंट सेक्रेटरी देख लीजिए, कुल ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने थे 2011 तक? 477, 477। इसमें शेड्यूल कास्ट के कितने थे? मात्र 31। और शेड्यूल ट्राइब के कितने थे? मात्र 15। ये तो हालत थी 2011 तक। कुल डायरेक्टर होते थे 590, शेड्यूल कास्ट के 17, शेड्यूल ट्राइब के 7। यह है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रेम का, जो कि 70-75 साल की आजादी के बाद भी जो है 60 साल राज करने के बाद ये लेकर आए थे। ये 2011 का डेटा भी आपको बताया। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार में उस वक्त एससी और एसटी वर्ग के लिए जो पद आरक्षित थे, उसमें भी हजारों की संख्या में भर्तियां सालों तक खाली रहीं। मतलब जो बनाया वो तो बनाया, जो पद थे उसमें भी नहीं भरा। नवंबर 2011 में मनमोहन सरकार के मंत्री नारायण स्वामी ने खुद संसद में बताया था कि सरकार के 73 विभागों में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कुल 25,037 पद खाली थे। 25,037 पद शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित पद खाली थे। वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए 28,173 पद खाली थे। ऐसा लगातार न हो रही भर्तियों के बैकलॉग की वजह से हुआ था। आज अचानक से प्रेम आ गया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का वोट जो है वो एक मुश्त चला जा रहा है नरेंद्र मोदी को। तो बताना है कि बस तुम आप बताइए आपने कितने बनाए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार ने एससी एसटी वर्ग के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्हें कुछ आंकड़े भी दिखाता हूं। साल 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट वर्ग को कुल 2,43,000 घर दिए गए। ये यूपीए के 10 साल में 2,43,000 घर। जबकि नरेंद्र मोदी के राज में 2015 से 2022 के बीच में 20,47,000 घर शेड्यूल कास्ट वर्ग को दिए गए। 7 साल में, कहां 10 साल में 2 लाख घर, 2 लाख से कुछ ज्यादा। यहां 7-8 साल में 20 लाख से ज्यादा घर नरेंद्र मोदी जी ने दिए शेड्यूल कास्ट को। कांग्रेस के राज में 2004 से 2014 के बीच शेड्यूल ट्राइब वर्ग को सिर्फ 47,000 घर दिए गए। जबकि नरेंद्र मोदी के राज में 2015 से 2022 के बीच शेड्यूल ट्राइब वर्ग को 5.5 लाख घर मिले। साल 2014 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्ग की शिक्षा के लिए 1100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जो कि साल 2022 में बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए किया गया। साल 2014 से 2022 के बीच कुल 36,428 शेड्यूल ट्राइब बहुल गांव को 7300 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए, उन्हें विकसित किया गया। और कहा जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आपने क्या किया 60 साल में, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है 7 साल में, 8 साल में, जो डेटा है वो सबके सामने है। जमीन आसमान का फर्क है। और आप कह रहे हैं कि ये आदमी जो है वो हटा देगा आरक्षण। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये देश की बात है बॉस। ये झूठ और भ्रम की राजनीति कब तक चलेगी? एससी एसटी ओबीसी के हक के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। अगर यूपीए से तुलना करें तो मोदी सरकार में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। अगर आप देखिएगा प्रति व्यक्ति खपत, यानी कितना आपके पास पैसा है खर्चा करने के लिए, प्रति व्यक्ति खपत देखिए कितना आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए। ग्रामीण इलाके के अगर आप देखेंगे एससी एसटी वर्ग के लिए 2011-12 यूपीए के जमाने का आपको डेटा बताऊं, एसटी वर्ग के लिए यह आंकड़ा कितना था? 1122 रुपया खर्च कर पाता था एसटी वर्ग प्रति महीने, पर मंथ, प्रति महीने एसटी वर्ग यूपीए के जमाने में। और शेड्यूल कास्ट कितना कर पाता था भाई? 1252 रुपया प्रति महीने।
ये उनके खर्च करने की क्षमता थी यूपीए के जमाने में। 2022-23 में ये आंकड़ा कहां पहुंचा है बॉस? ग्रामीण इलाके में मोदी सरकार में 2022-23 में शेड्यूल्ड ट्राइब की जो खर्च करने की क्षमता है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। 3016 रुपए प्रति महीने पर मंथ ये हो चुका है। और शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये ऑलमोस्ट 3 गुना पहुंचने पर है, 3474 रुपया प्रति महीने हो गया। आप 60 साल राज करने के बाद एसटी एससी के खर्च करने की क्षमता 1000 रुपए तक पहुंचा पाए। एक व्यक्ति जो है वो 7 साल में उसको डबल ट्रिपल कर दे रहा है और आप कह रहे हैं वो व्यक्ति आरक्षण खत्म करना चाहता है। इसी तरह से आप लिटरेसी रेट देखिए, साक्षरता दर। बॉस ये सब बातें बतानी जरूरी हैं देश को, नहीं तो बांग्लादेश बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कुछ लोग। 2011 में जो शेड्यूल ट्राइब का, ये शेड्यूल ट्राइब का बता रहा हूं, 2011 में लिटरेसी रेट क्या थी? 59% था। 2021 में यह बढ़कर कितना हो गया? 71.6% शेड्यूल ट्राइब का। मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि देश में स्थिति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बेहतर की जा रही है। पिछड़ों को, दलितों को सम्मान मिल रहा है और आप जो है भड़का रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इंडी गठबंधन और दूसरे विपक्ष वाले तो वोटों के चक्कर में आरक्षण के मुद्दे को हवा दे ही रहे। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो एक्स्ट्रा पेट्रोल डालने में जुटे हैं। इनमें से एक नाम राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का हिस्सा थे। आंदोलन का नाम सुनते ही टिकैत साहब को तो अलग जोश आ जाता है। जोश जोश में वो तख्ता पलट जैसी खतरनाक बातें करने लगते हैं। राकेश टिकैत ने भारत में बांग्लादेश जैसे हालात होने की बात कही। एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा कि बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता में था, विपक्ष के नेता सब जेल में थे, अब वो सारे बंद हैं जो सत्ता में थे, उन्हें भागने कहां दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यही हाल देश में भी होगा, ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे और जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन यानी 26 जनवरी 2021 जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए थे तो उन्हें बहका दिया कि लाल किले पर चले जाओ। अगर ये उस दिन ही संसद की तरफ रुख कर देते तो उस दिन 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। राकेश टिकैत ने कहा कि ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी सी, अब तैयारी है जनता की, एक बड़ा आंदोलन होगा जरूर, ये कुछ करें, हम तैयार बैठे। यानी राकेश टिकैत साफ साफ तख्ता पलट की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसान ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच जाते तो मोदी सरकार का तख्ता पलट हो जाता, उसी दिन बांग्लादेश वाला काम हो जाता। आप इसी बयान से समझ सकते हैं कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम किस तरह की साजिश में जुटा हुआ है, उनके दिमाग में किस तरह की प्लानिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग भरे बैठे हैं कि इसी मौके की तलाश में है कि कब जनता के गुस्सा का बहाना बनाकर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारा जाए। राकेश टिकैत के बयान पर विवाद हुआ तो वो सफाई देने आए, कहने लगे कि देश तो आंदोलन से ही बचेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहां बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। सुनिए एक बार इनको। जो संगठन भारत बंद कर रहा है वे हमारा ये सक्सेसफुल होना चाहिए। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। अब अपने पायदान पर खड़े रहेंगे तो ये देश बचेगा। ये देश आंदोलन से ही बचेगा और किसी चीज से नहीं बचेगा। जो खबरें चल रही है, आपने मीडिया में कह दिया कि दिल्ली में संसद भवन में ट्रैक्टर लेके चले जाते बांग्लादेश जैसे स्थिति। हमने ये कहा कि वे 15 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुराने ट्रैक्टर हम उनको दिल्ली में लेकर आए थे। लेकिन जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहां पर बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं, ये कहा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि देश तो आंदोलन से चलेगा, लेकिन उन्हें यह आंदोलन सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ अच्छा लगता है। अगर विपक्ष के राज्य में इंसाफ की लड़ाई के लिए कोई आंदोलन हो तो उसे राकेश टिकैत साजिश बता देते हैं। एक इंटरव्यू में जब राकेश टिकैत से कोलकाता केस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया है, लेकिन पूरे देश में यह हाईलाइट करना क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यानी बंगाल में कोई आंदोलन हो तो वो राकेश टिकैत के लिए साजिश हो जाती है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन से देश चलेगा बताते हैं। जब उनसे इस बयान पर भी सफाई मांगी गई, कोलकाता वाले बयान पर, तो सुनिए क्या कह रहे हैं।
कोलकाता घटना हुई, देश में और भी जो घटनाएं हो रही है, कोलकाता घटना हुई है, दुखद घटना है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जिसने भी करी। खबरें छपी कि आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं कहा प्रोपेगेंडा। घटना तो हुई, प्रोपेगेंडा कैसे हो जाएगा? घटना भाई घटना हुई है, प्रोपेगेंडा कैसे हो जाएगा? घटना घटी है, देश में कानून है, संविधान है, धाराएं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन एक घटना को पूरा हाईलाइट करके दिखाना, क्या मणिपुर की घटना भी दिखाई? जो और घटनाएं हो रही, क्या उन सब घटनाओं को दिखाया जा रहा? तो उससे ये लगता है कि जहां पे विपक्ष की सरकार है, कैसे सरकार, भारत सरकार उसको पकड़ करे और कैसे उसको बदनाम करे। बंगाल की घटना इनको बदनाम करने की साजिश दिखती है। अच्छा, इन लोगों का एक नया तरीका है, कुछ भी बोलिए तो उसमें मणिपुर ले आते हैं। बॉस, जब मणिपुर की घटना आई थी तो देश भर के मीडिया चैनल्स पर मणिपुर ही चला था, तब किसी ने बंगाल की बात नहीं की थी। और आज जब बंगाल पे सवाल उठ रहे हैं तो बंगाल ही चलेगा, हर चीज में मणिपुर जवाब नहीं है, क्योंकि इनको बंगाल को डिफेंड करना है, तब मणिपुर लेकर आते हैं। जब बंगाल की बात आई तो राकेश टिकैत, संविधान, कानून सब याद दिलाने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात आती है तो चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट की बात करते हैं, तब उनको संविधान याद नहीं आता। लेकिन उनको बंगाल याद आए ना आए, हमें बंगाल याद है, और इसलिए अगला चैप्टर बंगाल का। गजब हुआ है, गवर्नर ने आज वो कह दिया जो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देगा। क्या ममता का इस्तीफा या राष्ट्रपति शासन? बंगाल की पब्लिक ने क्या फैसला सुनाया कैमरे पर? कोलकाता कांड के बाद टीएमसी में क्या अलग थलग पढ़ने लगी हैं ममता बनर्जी? और वो रूल बुक जो बता देगी कि मोदी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या नहीं, अब उसका चल। जिस राज्य में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है, जनता कह रही है कि हालात ठीक नहीं है, वहां के राज्यपाल खुद बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां की पुलिस पर इतना भरोसा नहीं कि वो एक अस्पताल को सुरक्षा दे सके, वहां सुरक्षा के लिए केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स को भेजना पड़ा है, वहां तो फिर ऐसी बातें होंगी ही कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा। अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर कम से कम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत हलचल हो रही है। राज्यपाल दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मिले, ममता बनर्जी के खेमे में भी घबराहट है, उनके मुखपत्र दावा कर रहा है कि राज्यपाल की एक चिट्ठी गृह मंत्री और राष्ट्रपति को जा चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की बात लिखी है। यानी बंगाल में माहौल ऐसा बन गया है जिससे राष्ट्रपति शासन की संभावना की चर्चा तेज होती जा रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आप देखिए कि बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार और बंगाल के हालात पर कितनी तीखी टिप्पणियां की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो गया है, बंगाल में लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल रहा है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए, बंगाल सरकार अपराधियों को बचा रही है, बंगाल में लोग सेफ नहीं, डेंजर जोन में। आपको सुनवाता हूं कि बंगाल के गवर्नर ने बंगाल में लोकतंत्र को लेकर और क्या कहा, फिर बताऊंगा जिससे राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो रही। In Bengal, democracy is degenerating into mobocracy. That is an unfortunate picture of contemporary Bengal. There has been grave failure of the state government machinery. As a constitutional authority, I keep meeting my constitutional superior, the President of India. What transpires between us will not be given in the public domain because it's not expected of a governor. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इंटरव्यू में ममता सरकार, कोलकाता पुलिस और कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर कई बड़ी बातें की। राज्यपाल ने कहा कि आरजी कर कॉलेज की घटना एक बड़े मामले का छोटा सा हिस्सा है, पूरे बंगाल में हालात खराब है। 20 महीने में बंगाल के 100 से ज्यादा गांव में हिंसा देखी है। पुलिस का एक विभाग जानबूझकर हिंसा कंट्रोल नहीं करता, पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, बंगाल में जियो और जीने दो वाले हालात नहीं है, महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है, राज्य सरकार ने महिलाओं को निराश किया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हजारों दंगाई घुस गए, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। रेप मर्डर के बाद सीएम से एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान के मुताबिक बंगाल सरकार से 30 बार रिपोर्ट मांगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1 बार जवाब दिया। बंगाल की जनता सड़कों पर निकल आई है,
बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार है, यह बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने जो कहा वो बंगाल के हालात के बारे में साफ साफ बता रहा है। राज्यपाल ने तो ममता बनर्जी के प्रदर्शन करने को तमाशा तक कह दिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि ममता बनर्जी ही बंगाल में सब कुछ है और वो प्रदर्शन कर रही हैं। सुनिए एक बार राज्यपाल को। The government is supposed to protect the people, not protest. And what is happening there? As governor, I know the portfolio is allotted there. Here, the health minister is complaining to the home minister. The home minister is complaining about the health minister. Both are complaining to the chief minister. And the chief minister is coming on the street. Now, as I understand, health minister is the home minister. Home minister is the chief minister, all rolled into one. This looks like a tamasha for me. हालत यह हो गई है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आज भी डर का माहौल, खासकर लेडी डॉक्टर्स, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो हमला हुआ उस दौरान कुछ लोगों ने हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लेडी डॉक्टर्स के परिजनों ने ज्यादातर को घर बुला दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से पेश वकील ने इसके बारे में बताया भी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 700 ट्रेनी डॉक्टर रहते हैं, इसमें से 250 लेडी डॉक्टर हैं, बाकी मेल डॉक्टर। हमले के बाद सिर्फ 30 से 40 लेडी डॉक्टर ही अस्पताल में हॉस्टल में हैं, बाकी अपने घर चली गई हैं। इसी तरह से 60 से 70 मेल डॉक्टर हॉस्टल में हैं, बाकी अपने घर चले गए। यह डेटा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई थी। हॉस्टल में रहने वाली लेडी डॉक्टर्स को धमकियां भी दी गई, यह भी कहा गया। डॉक्टर्स के इसी डर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दे दिया। यह कोलकाता पुलिस और ममता सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि एक मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे और सुप्रीम कोर्ट को सीआईएसएफ को वहां बहाल करना पड़ रहा है। आज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाल भी ली। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा का प्लान बनाया। आने वाले दिनों में यहां सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती हो जाएगी। वहां अभी क्या हालात हैं, पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर क्या खबर आ रही है। आज ही इस अस्पताल में सीआईएसएफ के सीनियर अधिकारी यहां पर आए थे। डीआईजी के साथ जो है अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे अस्पताल का मुआयना किया है और जो लोकल पुलिस है, कोलकाता पुलिस के साथ जो है बातचीत की है और एक प्लान भी बनाया जाएगा कि आखिरकार इस अस्पताल में किस तरह से सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की जाएगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, अभी भी चूंकि सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती नहीं हुई है, अभी भी कोलकाता पुलिस के फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान जो है तैनात हो जाएंगे। 14 तारीख को हमला हुआ अस्पताल में, तब साफ तौर पे यहाँ पर एक डिमांड भी रखी जा रही थी और ये मांग भी उठाई जा रही थी कि यहाँ पर सेंट्रल पुलिस फोर्स की जो है तैनाती कर दी जाए और उसी को देखते हुए सीआईएसएफ की जो है अब इस अस्पताल में तैनाती कर दी जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बेहद गंभीर आरोप लगे। संदीप घोष पर करप्शन, कमीशनबाजी, जूनियर्स को शराब पिलाने, बाउंसर रखने और माफिया की तरह काम करने के आरोप लगे। संदीप घोष पर लगे आरोपों पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे कॉलेज और अस्पताल का माहौल ठीक हो सके। सुनिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल एक सेफ प्लेस होना चाहिए फॉर रेजिडेंट्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी और आने वाले लोगों के लिए। लेकिन अगर हॉस्पिटल के खुद के लोग ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत तो है ही। मैम, माहौल तो डेफिनेटली बहुत ही गलत बनता है। और देखिए, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे प्रिंसिपल है या हमारी फैकल्टी है, कहीं ना कहीं हम उन्हें ही फॉलो करते हैं और अगर वही हमारे फॉलोअर्स ही गलत हैं तो फिर एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होता है। और तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और अगर ऐसा है, अगर कुछ आता है तो हम भी इसके अगेंस्ट है। एक्सट्रीम सिचुएशन है यहाँ पर। हॉस्पिटल के अंदर न सिर्फ एक विमेन की सेफ्टी की बात है, बल्कि अगर इसमें इस तरह का एक स्कैंडल इन्वॉल्व है तो एनी डे कोई मेल भी इसमें विक्टिमाइज हो सकता है। तो एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज निकल के आ रही है धीरे धीरे। अब हमारी हड़ताल का जहां तक सवाल है तो हमारे अंदर ये एक विश्वास
खत्म हो चुका है कि कल को हम रात में अकेले इन वर्क प्लेसेस पर सेफ हैं या नहीं। तो आप ये बताइए, इवन इफ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो चुकी है, क्या डिफरेंस है जो हम ग्राउंड पर देख सकते? यानी लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी ग्राउंड पे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। वहां बंगाल में इस समय यह हाल है कि जनता सड़कों पर है। रेप मर्डर कांड के बाद से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली अपनी बेटी के साथ आज प्रदर्शन में शामिल हुई। सौरव गांगुली ने कोलकाता रेप मर्डर कांड की आलोचना की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद लोगों में कितना गुस्सा है वो आपको दिखाता हूं। ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें ममता बनर्जी का पुतला लेकर डॉक्टर और आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, महिला को सुरक्षा न दे सकी वो सरकार निकम्मी है। इसके साथ ममता बनर्जी हाय हाय और तृणमूल कांग्रेस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। डॉक्टर कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, अब बंगाल में आम जनता सड़कों पर है। ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर इंसाफ मांग रहे हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में मुसलमान महिलाएं भी शामिल हैं। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? इस पर बंगाल की जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाता हूं। अभी हमारे राज्य में जो हो रहा है ये बड़ी से बड़ी नारकीय घटना हो रही है। क्या प्रेसिडेंशियल रूल कोई सोल्यूशन हो सकता है हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? लिया तो जा सकता है, लेना चाहिए इनफैक्ट। तो हाँ, अगर ये न्यूज पब्लिश हुआ, कोई गारंटी नहीं कि मैं इधर पे रहूंगा कि नहीं, इस दुनिया में रहूंगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारे अभी चीफ मिनिस्टर है, उनको रिजाइनेशन दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए एक वुमेन हमारी चीफ मिनिस्टर है, उनके रहते हुए वुमेन के साथ ये सारी हरकतें हो रही है। हम लोगों को बिल्कुल लगता है कि वो महिला होके भी जब महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते तो कैसे महिला मुख्यमंत्री है? वो पैसे दे के चुप कराना चाहती है एक लड़की के साथ। ऐसा अगर उनके साथ ऐसा होता तो कौन पैसा देने से हो जाता? तो महिला लोगों का रेट ठीक हो रहा है, इसी धर्षण के ऊपर महिला लोगों का रेट ठीक हो रहा है। 10 लाख 2 लाख, ये कैसी राज्य है? चीफ मिनिस्टर होके इतना से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जिसके कारण एक महिला रास्ते पे शाम में या फिर रात में इंडिपेंडेंटली घूम सके। इतना तो उनको एक्चुअली मतलब इतना तो एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए ना, वरना किस काम के चीफ मिनिस्टर है आप? सुना आपने, ये बंगाल के लोग हैं। कईयों को लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, कईयों को लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और हर किसी को यह लगता है कि महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं के साथ ये हो रहा राज्य में। बंगाल में जो हालात हैं उसके बाद सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा क्यों नहीं देती। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही विकल्प बचा है? इस बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया भी था। अब राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है और कोलकाता कांड के बारे में जानकारी दी, तो फिर से राष्ट्रपति शासन की चर्चा तेज हो रही। बंगाल के राज्यपाल से जब राष्ट्रपति शासन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए, फिर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन कैसे और कब लगता है और क्या हो सकता है बंगाल। So you think that the president rule is an option? I do not want to be speculative here. There are many options in the Constitution of India. All these options are open. Which option the nation is going to take, the appropriate authorities will announce it. I do not want to add anything to that at this stage. बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार भी नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में जितने विकल्प हैं वो सारे खुले हैं, यानी राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी खुला है। आपको बताता हूं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता कब है। संविधान के आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य की सरकार को भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर किसी राज्य में सरकार दंगे या फिर नागरिक अशांति को रोकने में विफल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार करे। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना जरूरी होता है, यानी इस फैसले को पास कराना। राष्ट्रपति शासन लगाने के 6 महीने के अंदर राज्य में चुनाव कराना होता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने करके 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब तक देश में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और अगर आप देखें तो 1950 से अगस्त 2023 तक
29 राज्य और यूनियन टेरिटरी में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1950 से अब तक 54 साल ऐसे थे जब किसी ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा ही था। कांग्रेस की केंद्र सरकारों के दौरान कुल 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता पार्टी की सरकार के दौरान 22 बार, बीजेपी की सरकारों के दौरान मात्र 15 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जनता दल की सरकार के दौरान उससे भी कम 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा हो रही है। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, लेकिन एक समय था जब ममता बनर्जी खुद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग किया करती थी। और आप देखिए किन हालात में करती थी, क्या वो हालात आज से मैच हो रहे हैं। 2007 में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री लेफ्ट के बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता ने कहा था कि बंगाल में SC/ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तब ममता ने आरोप लगाया था कि पुलिस महिलाओं पर हमला कर रही है और SC/ST वर्ग के लोगों की जमीन छीन रही है। ममता ने कहा था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। ममता ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि वो सरकार को भंग करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। यानी 2007 में जब ममता बनर्जी को लगता था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अब तो खुद राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, पब्लिक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो सख्त टिप्पणियां कर चुका है। तो फिर तो 2007 वाली ममता बनर्जी के लॉजिक से अब भी राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसी तरह साल 2009 में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। उस समय भी बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। तब ममता बनर्जी यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। ममता ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी थी। ममता ने आरोप लगाया था कि बंगाल में लेफ्ट के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ममता का आरोप था कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ममता बनर्जी ने तब आरोप लगाया था कि बंगाल की सरकार माओवादियों के साथ मिल गई है। बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए आर्टिकल 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। यानी ममता बनर्जी जब बंगाल में विपक्ष में थी तब वो खुलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, राष्ट्रपति शासन की मांग करती थी। आज उसी बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है, और वो भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर है। टीएमसी के अंदर भी ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वो अकेली पड़ती जा रही है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड को टीएमसी कैसे हैंडल कर रही है, यह भी हैरान करने वाला है। ममता बनर्जी ने विरोध में पैदल मार्च निकाला, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की लाइन अलग दिख रही है। अभिषेक बनर्जी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में अभिषेक बनर्जी शामिल भी नहीं हुए थे। चर्चा तो यह भी है कि कोलकाता कांड को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे अभिषेक बनर्जी नाराज हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ नेता भी अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। सुखेंदु शेखर और शांतनु सेन ने तो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। शांतनु सेन को टीएमसी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया। सांसद सुखेंदु को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। यानी टीएमसी के अंदर ही ममता बनर्जी की नीति और राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के ऐसे भी नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ममता बनर्जी को और धक्का लग रहा है। टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रोटेस्ट करने वाली डॉक्टर और बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती हैं और गुस्से में लोग हमला कर देते हैं तो उनको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से एक और टीएमसी नेता है उदयन गुहा। उन्होंने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगली तोड़ने का इंतजाम करना होगा। इस तरह के बयानों से भी लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शन जारी रहने के पीछे इन बयानों का भी योगदान है। यानी ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं और अकेली पड़ती नजर आ रही। ममता बनर्जी के लिए परेशानी सिर्फ कोलकाता रेप और मर्डर कांड ही नहीं है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी ने आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें खून से लथपथ एक महिला की लाश दिख रही है। यह घटना आनंदपुर की बताई जा रही है, जहां झाड़ियों के बीच महिला का शव मिला। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो फेल मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखी जाएंगी। यानी ये लगातार ये सब चल रहा है और सवाल तो उठ ही रहे हैं।